अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल मैंने उसको सजाया है, कॉन्सेप्ट वाइज भी एक एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते जाएंगे, है कि नहीं। तो अभी हमारा टॉपिक एनपीवी चल रहा है और उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर सकें। अब जो क्वेश्चन आया है वो एग्जाम में आने योग्य है, ठीक है। पहले के जो मैंने दो क्वेश्चन किए थे वो तो बिल्कुल ही योग्य नहीं थे। इसके पहले वाला भी थोड़ा बहुत योग्य है, ये पूरा योग्य है, पूरे आने के चांसेस हैं इसके, कभी भी आ सकता आपके एग्जाम में। रेडी? क्वेश्चन सामने देखो, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में होगा। XYZ is planning to introduce a new product। इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है, शायद नया है। इसकी लाइफ कितनी है? 8 साल। तो अब आपकी पूरी जान निकाल देंगे इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी लाइफ है 8 ईयर। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट इज 3.5 करोड़। पहले साल आपको ईयर 0 में 3.5 करोड़ इनिशियल इक्विपमेंट में लग जाएंगे, और एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹25 लाख will be purchased at the end of the third year from the cash inflow of this year। ओ, इस क्वेश्चन में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, दो दो हैं। थर्ड ईयर में एक और 25 लाख का आपको इक्विपमेंट लगेगा। कब लगेगा? बिगिनिंग में लगेगा या एंड में लगेगा? एंड वर्ड पे अंडरलाइन करेंगे, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के एंड में का इसका इंपॉर्टेंस क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है वो फर्क पड़ता है। बिगिनिंग रहेगा तो मतलब 2 साल के एंड में हुआ, थर्ड ईयर का बिगिनिंग 2 साल का एंड होता है, तो डिस्काउंटिंग करते समय 2 साल लेंगे। लेकिन थर्ड ईयर के एंड में अगर खरीद रहे हैं तो डिस्काउंटिंग करते समय आपको 3 ईयर का फैक्टर लेना है, और उस साल का डेप्रीशिएशन भी नहीं लेंगे फिर। हो, डेप्रीशिएशन 3 तो खत्म ही हो गया, तो बचे कितने? 5 ना। तो एडिशनल इक्विपमेंट पे 5 साल का डेप्रीशिएशन लेना आपको, ठीक है। एक एक लाइन पे महत्व महत्व उसकी रहती है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 8 ईयर, मान लो 8 साल खत्म हो गए, फिर क्या? ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव 0 रीसेल वैल्यू। दो इक्विपमेंट है, एक की वैल्यू 0 है, लेकिन जो एडिशनल इक्विपमेंट है उसकी सेल वैल्यू 2.5 लाख रुपए, सेल्वेज वैल्यू। अ वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹40 लाख विल बी नीडेड एंड इट विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द 8th ईयर। तो पहले ईयर 0 में 40 लाख रुपए आपका वर्किंग कैपिटल में लगेगा, और इंस्टीट्यूट ने खुद ही कह दिया है कि ये 8वें साल ये पूरा 40 लाख आपको रिकवर हो जाएगा। द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सेल्स वॉल्यूम ओवर 8 ईयर्स हैव बीन एस्टिमेटेड एज बिलो। तो अब इन्होंने 1 से लेकर 8 साल तक का सेल्स दिया है, लेकिन इस बार यूनिट्स बदल रहे हैं। इस बार यूनिट दिख रहा है 72,000, 1,08,000, 260, 270, 270 भी 4, 5 और 6 में है, 4 और 5 में है, 6, 7 और 8 आखिरी के 3 सालों में 1,80,000 रुपीज सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है। अभी भी इनका मन नहीं भरा और 4-5 लाइनें दे रखी हैं। A selling price of ₹240 per unit is expected and the variable expense is 60% of the sales revenue। तो मुझे बताओ, अगर वेरिएबल 60 है तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 40%। एक्शन, अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल रेवेन्यू है तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ? 40%। वेरी गुड। फिक्स्ड कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 36 लाख रुपीस पर ईयर। फिर एक लाइन है, उसको अंडरलाइन करना, जो मैंने स्क्रीन पे ना रेड फॉन्ट में रखा है। द लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। इसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। याद है क्या? इनकम टैक्स में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का अलाउ किया गया है। 2 साल में सेटअप हो गया तो ठीक, नहीं तो टाटा, लॉस विल लैप्स।
उसके बाद लिखा कंपनी सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट। ओह, एंड कंसिडर 12% एज एन अप्रोप्रिएट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड डिस्काउंट रेट 12% है। कंपनी फॉलोज SLM मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, कैलकुलेट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट and advise the management to take appropriate decision. PV factors are given। शाबाश। तो PV फैक्टर दिया तो क्या करें, सम्मान करें या अपमान कर दें? सम्मान, सम्मान, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन अच्छा है, 10 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक आ सकता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत पहले CA फाइनल के पेपर में आया था, अब उन्होंने इंटर में पूछने की कोशिश करेंगे अब वो। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये चैप्टर इंटर में आ गया है, पहले फाइनल में था तो वहां पूछते थे। इज इट राइट? तो पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ CF80 निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ CF80, कैलकुलेशन ऑफ CF80। पहला कॉलम लिखना, इसको लिखना स्टेप नंबर 1। देन लिखेंगे यहां पे ईयर, ईयर के बाद लिखना है आउटपुट, आउटपुट। उसके बाद लिखना है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद लिखना है कैश फिक्स्ड कॉस्ट, कैश फिक्स्ड कॉस्ट के बाद लिखना है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में 2 कॉलम बनेंगे। डेप्रीशिएशन में एक लिखेंगे ओरिजिनल इक्विपमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट, और दूसरा लिखेंगे एडिशनल इक्विपमेंट, एडिशनल इक्विपमेंट। और भी कोई खर्चे हैं या बस इतना है? इतना बहुत है। फिर लिखना PBT, PBT। फिर लिखना टैक्स, और फिर लिखना CF80, फिर लिखना CF80। पैट के कॉलम को मैंने हटा दिया। क्यों हटाया? जब मैं सॉल्व करूंगा आपको दिख जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जरूरी नहीं आपको किसी और का फॉर्मेट यूज करना है, हम अपने फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड यहां पे लिखना फिगर्स इन लैक्स, फिगर्स इन रुपीज लैक्स। लैक्स में कर दें या करोड़ में कर दें, क्या करें? लैक्स ठीक है, करोड़ में फिर बहुत पॉइंट्स में चला जाता है। कॉलम नंबर भी लिख देते हैं, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन माइनस कैश फिक्स्ड कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन माइनस डेप्रीशिएशन। अगर मैं दोनों डेप्रीशिएशन को हटा दूं, अगर ये दोनों डेप्रीशिएशन को मैं हटा दूं तो आपका PBT आ गया। फिर कॉलम नंबर 8 हो गया आपका टैक्स एट द रेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 30% है क्या? 30%। लास्ट कॉलम CF89। CF80 कैसे निकालोगे गेस करना है आपको, मैं लास्ट में पूछूंगा, ठीक है? तब तक के लिए सस्पेंस में रहो। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, समय बचाना है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या दे रखा है? SLM।
यानी हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा। और क्वेश्चन में आपको अगर आप सेल्स का यूनिट देखोगे तो पहला और दूसरा और तीसरा अलग अलग दे रखा है, उसके बाद उसने ऐसे दे रखा है 4-5 और यहाँ पे 6-8। तो हमारा टाइम बच जाएगा क्योंकि कैश फ्लो उतना ही आएगा तीनों साल में। 6-7-8 का कैश फ्लो सेम है, 4 और 5 का कैश फ्लो सेम है। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। सबका फॉर्मेट हो गया। क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 72,000, 1,08,000, 2,60,000। आउटपुट को हम यूनिट्स में लिख रहे हैं, बाकी सबको रुपीज इन लैक्स में। आउटपुट ब्रैकेट में यूनिट्स 2,70,000। कैलकुलेटर आज बहुत लगेगा 1,80,000। अभी देखना कंट्रीब्यूशन कितना होगा। यहाँ मैं ऊपर ब्रैकेट में जगह तो यहीं पे लिख दो, कंट्रीब्यूशन विल बी 240 इंटू 40% इक्वल टू 96 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन 96 रुपीज पर यूनिट आ रहा है क्या? तो आप मुझे एक बताना कि अगर आपका 72,000 यूनिट सेल है तो 96 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 96 इंटू 0.72 कर देना क्योंकि आप लैक्स में लिख रहे हो। तो 69.12 आ रहा है क्या? 69.12। अब उसी तरह 1.08 इंटू 96 कर दो, 103.68 आ रहा है। 103.68 आ रहा है। 103.68 आ रहा है क्या? उसके बाद बताना कितना आ रहा है। 249.6 आ रहा है। 249.6 आ रहा है। 259.2 आ रहा है। लास्ट वाला 172.8 आ रहा है। 172.8 आ रहा है। कैश फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ के कैश फिक्स्ड कॉस्ट को ढूंढ कर बताना कितना दिया। 36 लाख है, ये आपका 36 आ गया। 36 5 बार लिख दीजिए। डेप्रीशिएशन और ओरिजिनल इक्विपमेंट कितना होगा? ओरिजिनल इक्विपमेंट है कितने का? 3.5 करोड़ का है। 3.5 करोड़, उसकी सैल्वेज वैल्यू 0 है। तो 3.5 को यानी 350 लाख डिवाइड बाई 8 ईयर करना, डिवाइड बाई 8 ईयर करना। 350 डिवाइड बाई 8 कितना होता है? 43.75। और मेथड 40 स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपने एक बार निकालना है और बाद में उसको कॉपी कर देना है। 43.75। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने थर्ड ईयर के एंड में खरीदा है, तो पहले 3 साल यहां पर स्टूडेंट गलती कर सकता है, वो पहले से लिखना चालू करेगा। अरे जब तुमने थर्ड ईयर के एंड में खरीदा तो डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? तो अब एसेट ये 25 लाख में आपने खरीदा था, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है आपको। उसकी स्क्रैप वैल्यू 2.5 लाख है, तो 25 लाख माइनस 2.5 लाख, और इसकी लाइफ 5 ईयर है। 3 साल तो खत्म हो चुके हैं। 4.5 आ रहा है। 4.5 लिख दीजिए। मैंने आपको कहा था हर ईयर के नीचे एक एक लाइन छोड़ना है। कुछ कैलकुलेट करना रहे तो कर सकते हैं, ठीक है? कंजूसी नहीं करनी, 1-2 लाइन छोड़ के लिखना है ईयर को, मैं वहीं पे कैलकुलेट करवाऊंगा। दुनिया भर के वर्किंग नोट बनाएंगे तो हमारा 3 घंटा उसमें ही चला जाएगा, ठीक है? और भी क्वेश्चन करने हैं। अब आपको पीबीटी निकाल लेना है। कॉलम नंबर 3 -4 -5 -6 नेगेटिव आ रहा है। ओ नेगेटिव, कोई बात नहीं। नेगेटिव का उन्होंने एक ट्रीटमेंट बताया है आपको कि क्या करना है उसको। नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी,
103.68 माइनस 36 माइनस 43.75 कितना आ रहा है? 23.93 आ रहा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बोलना। 169.85, बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट जवान। 174.95, आगे बढ़ो जवान, आगे। अच्छे से लिखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है, बाद में फिर तुम चकित हो जाओगे कि मैंने क्यों नहीं किया। हाँ, इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम के दिन इसको जाने के पहले देख कर जाना है। 88.5 आ गया। अभी रुक जाओ, क्वेश्चन को वापस देखना है। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि द लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट 2 ईयर, लिखा हुआ था, अंडरलाइन किया भी आप लोगों ने। तो फर्स्ट ईयर में लॉस है तो टैक्स नहीं लगेगा। जब लॉस में हम, गवर्नमेंट मुझे थोड़ी टैक्स पे करेगी, गवर्नमेंट मुझे सेट ऑफ करने की बस राइट दे रही है। तो जो अगला साल ये जो 23.93 है, उसमें से पहले 10.63 कम होगा, फिर इंटू 35% होगा। तो यहाँ पर एक एस्ट्रिक मार्क दे दीजिए, यहाँ पर एक एस्ट्रिक मार्क दे दीजिए। अगर वहां जगह तो वहीं लिख लो। कितना आया? फोर्थ वाला कितना? 169.85, ठीक है। 174.95 है। 179 आ रहा है आपका, बाकी ठीक है, आपके बुक में भी उतना ही है। 30 है क्या? हाँ, 30 करो, 30 कर दो। तो एक बार कैलकुलेटर पे ना पहले ये 23.93 लो, माइनस 10.63 करो, फिर उसको इंटू 0.30 करो, 3.99। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देना, ये फिगर कैसे आया है उसकी एक वर्किंग नीचे मैंने यहाँ बनाई है। आप भी चाहिए तो बना लो, या फिर यहीं पर जगह है एक लाइन तो उसमें लिख लो, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है, वो पूरे 23.93 पे लेता है। उसने लिखा लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन इजी है, बाकी को आप 30% से। अभी मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, आपको हर एक नंबर को अगर 30% से ही मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, पहले बार में 0.3 लेना है, इंटू 169.85 करना है, 50.955 आ रहा है, 50.955। अगली बार सिर्फ नंबर टाइप करो और इक्वल टू प्रेस करो। मैजिक देखना, मैजिक देखेंगे आज। नंबर टाइप करो, इक्वल टू प्रेस करो, 52.485 आ रहा है क्या? फिर से नंबर टाइप करो, यह है कैलकुलेटर के ट्रिक्स। 26.565 आ रहा है। एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो जो फर्स्ट टाइम उसको पहली बार टाइप कर देना उस नंबर को, जैसे 0.3 से मुझे बार बार करना है, और उसके बाद सिर्फ नंबर प्रेस करके इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा। अब मैंने आपके लिए एक सस्पेंस छोड़ रखा था कि CFAT कैसे निकालेंगे। 9 इज इक्वल टू, अब आपको देखना है कि हमारे कॉलम्स में ये आपका PBT है, बोलो हाँ। उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, क्या आएगा? पैट। उसमें से दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे तो CFAT आ जाएगा। तो अलग से पैट लिखने की जरूरत ही नहीं, यहां पर ही कर दो। 7 - 8 + 5 + 6, 7 - 8 + 5 + 6, तो आपका भी टाइम बचेगा। तो CFAT होगा -10.63 - 0 + 43.75। Anybody wants to answer? Anybody? 33.12 is right. 33.12 is right. 63.69, 63.69,
नेक्स्ट बोलना। 162.645, शाबाश, कम ऑन। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग का, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। 170.715। और एक लास्ट वाला बताना लास्ट वाला बताना 110.235, चेक करना। ये स्टूडेंट बता रहे हैं इतना आंसर आ रहा है। 110 का आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मेन वर्किंग होता है CFAT निकालने का। अब मेन काम हो गया, बाकी काम छोटे मोटे हैं। हेलो, हो गया? इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछना है, नहीं है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ NPV। कैलकुलेशन ऑफ NPV ईयर पर्टिकुलर कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा, लास्ट में 3 कॉलम, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है ना, तो उसको यूज करेंगे। नहीं दिया रहता तो मैं डायरेक्टली कर देता, लेकिन दिया हुआ है, सम्मान करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर ईयर 0 में आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट। ईयर 0 में कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, और कितना कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट है फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, 3.5 करोड़, 350 लाख। ऊपर लिखना है यहाँ पे रुपीज इन लैक्स, तो 350 लाख। और ईयर 0 में एक वर्किंग कैपिटल भी आप इन्वेस्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल कितना है? वर्किंग कैपिटल 40 लाख। क्वेश्चन देखते रहना है। ऊपर से 4th लाइन, वर्किंग कैपिटल 40 लाख है। क्वेश्चन सामने रखो, हाँ, नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे ना, कॉपी करने में कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईयर 1, 2, 3, यहाँ पर हमने CFAT कैलकुलेट किया है अलग अलग फ्रॉम स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पे जाओ, लास्ट कॉलम इधर देखो, 1, 2, 3, ये 3 फिगर बताना आपको। 33.12, 63.69 एंड 162.645। अब आपको इंस्टीट्यूट ने एक और एडजस्टमेंट दिया कि ईयर 3 के एंड में एडिशनल इक्विपमेंट भी लगेगा। एडिशनल इक्विपमेंट याद है क्या? कितने का? कितने रुपए का? 25 लाख। 25 लाख ऊपर की सेकंड लाइन में देखिए, जो दिया उसको ही मैं लिख रहा हूं। और ये सब चीज प्रैक्टिस करने से ही हो पाएगी, नहीं तो एग्जाम में ना कुछ छूट जाता है। उसके बाद 4-5 लिखना, 4-5 CFAT अगेन, स्टेप 1 अगेन, CFAT स्टेप 1। गो टू स्टेप 1, लास्ट कॉलम देखना इधर, मैं अभी लिखने वाला हूँ। ये 170.715 4-5 का CFAT है। लास्ट कॉलम में यहाँ पर देखिए, सर्कल को 170.715, और उसके बाद लिखना 6-8, फिर से CFAT, फिर से स्टेप 1। लास्ट कॉलम में जाकर देखना कितना लिखा हुआ, ये फिगर एकदम लास्ट में 110.235, 110.235। इसके अलावा अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ईयर 8 में
वर्किंग कैपिटल रिकवरी होगी। ओ, फुल रिकवरी होगी 40 लाख। और ईयर 8 में एक और काम है, सैल्वेज वैल्यू ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट, याद है क्या? सैल्वेज वैल्यू कितना है? 2.50 लाख। 2.50 लाख सैल्वेज वैल्यू ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट। एडिशन, ये जो भी आप ऊपर टर्म यूज करेंगे वही टर्म नीचे यूज करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पर मैंने एडिशनल इक्विपमेंट लिखा है तो यहां भी एडिशनल इक्विपमेंट लिखना है। यहां हमने वर्किंग कैपिटल लिखा तो यहां पे वर्किंग कैपिटल रिकवरी लिखना है आपको। 1 मिनट, क्वेश्चन में फैक्टर दिया हुआ है, अपना दिमाग की बत्ती बंद, नो दिमाग। ईयर 0 का यहाँ पे 1 लिख दो। क्वेश्चन में फैक्टर दिया है ना, उसको सम्मान करो, अपमान मत करो इंस्टीट्यूट का। 0.893, 0.797, 0.712, फिर से ईयर 3 आ रहा है तो फिर से 0.712 लिखो। ईयर 3 2 बार है तो फैक्टर भी 2 बार लिखो। अब स्टूडेंट क्या करेगा, मुझे 4, 5 और 6 का फैक्टर ऐड करके बताएगा। 0.636 प्लस 0.567 प्लस 0.507, तो ये 1.71 आ रहा फैक्टर। बोलो हाँ। क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन 4, 5, सॉरी 4, 5, 6 नहीं करना था, 1 मिनट, ओनली 4 एंड 5। ओके, इसलिए वो कंफ्यूज दिख रहा था। फिर से एक बार, फिर से 0.636 प्लस 0.567, 1.203 है। हाँ ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी गलतियां होते रहेंगी, प्रैक्टिस करने से दूर हो जाएगा। 6, 7 और 8 को ऐड करो, 0.507, 0.452 प्लस 0.404 इक्वल टू, हाँ 1. 1 मिनट, अब 8वें साल का फैक्टर 0.404, 0.404 2 बार है, 2 बार लिखना है। अभी देखो इसके आगे मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका, आपको इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 350 और 40 एज इट इज आएगा। उसके बाद कितना आ रहा है, 29.57 आ रहा है। उसके बाद 50.76 आ रहा है। उसके बाद 115.80 आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। उसके बाद एक नेगेटिव फिगर आएगा यहाँ पे 17.8, वेरी गुड, नेगेटिव। उसके बाद आपको बताना है ये नेक्स्ट फिगर बताना कितना आ रहा है। 205.370। उसके बाद बताना 150.25, वेरी गुड, वंडरफुल। उसके बाद 16.16 आ रहा है। उसके बाद 1.01 आ रहा है, 1.01 आ रहा है। अभी लास्ट कॉलम को टोटल करना। एक्चुअली मैंने बोलना भूल गया, आपको मेमोरी प्लस यूज करनी चाहिए थी। कर रहे हैं क्या? पॉजिटिव को m प्लस में डालना और नेगेटिव को m माइनस में डाल देना, ठीक है। तो अगली बार से ध्यान रखेंगे, लास्ट कॉलम को जब हम लिखेंगे तो साथ में पॉजिटिव नंबर m प्लस प्रेस करना, नेगेटिव नंबर m माइनस प्रेस करना है। एनीबडी हु वांट्स टू गिव मी द टोटल? वन 161.11 आ रहा करीब, लगभग लगभग इतना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली लिख दो ब्रैकेट में। 161.11 लगभग आ रहा है। तो डोंट वरी, इतना भी पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। इसके आसपास पहुंच गए ना, खुश रहो, तुमने कमाल किया आज। 10 मार्क का क्वेश्चन कर लिया आपने अपने से। इतनी कम मेहनत में 10-15 मार्क्स मिल जाएंगे, 10-12 मार्क्स। नीचे लिखेंगे एडवाइस, डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, तो बेगर एडवाइस दिए बेगर ज्ञान बांटे कैसे जा सकते हैं। लिखना, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड,
The project should be accepted because the NPV is positive. The project should be accepted because the NPV is positive. Positive NPV maximizes the wealth of the shareholders. Positive NPV maximizes the wealth of the shareholders. Positive NPV maximizes the wealth of the shareholders. नीचे एक लिखना नोट, as the WDV of the additional equipment, as the WDV of the additional equipment at the end of the project's life, at the end of the project's life is equal to the salvage value, is equal to the salvage value. No capital gain tax will arise. No capital gain tax will arise. No capital gain tax will arise on sale of additional equipment. No capital gain tax will arise on sale of additional equipment. On sale of additional equipment. लास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट एक एसेट बेचा है, लेकिन आप SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो SLM मेथड में क्या होता है, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो हमारी सैल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर हो जाएगी ना। हमने सैल्वेज वैल्यू को घटाकर डेप्रिशिएट किया था, तो जो उसकी बुक वैल्यू रहेगी वही उसकी सेल वैल्यू है। और बुक वैल्यू और सेल वैल्यू अगर सेम है तो टैक्सेशन का सवाल नहीं आता है। प्रॉफिट होगा तब तो टैक्स लगेगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा तब तो टैक्स लगेगा। तो ये आंसर हो गया। अब अगर आपके मन में कोई शक संदेह हो तो पूछ सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है जो पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, और रिसेंट एग्जाम्स में भी अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल का तो है ही, नवंबर 2020 RTP में भी पूछा है, और ये बहुत पहले ये एग्जाम में भी CA फाइनल में पूछ चुके हैं। रेडी हैं? क्या आप लोग सब तैयार हैं? यस। क्वेश्चन नंबर 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। आपकी बुक में है, हमारी बुक में 29 नंबर पे। ध्यान से पढ़ना है, बाद में रिवाइज भी करना है इसको अच्छे से। रेडी? अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अंडरलाइन लार्ज प्रॉफिट मेकिंग, यानी बहुत प्रॉफिट है इसके पास, is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into a marketable product. At present, the waste is removed by a contractor for disposal on payment by the company of rupees 150 lakh per annum for the next 4 years. क्वेश्चन समझो क्या है। कंपनी का भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है बिजनेस में, और वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए वो हर साल एक कॉन्ट्रैक्टर को 150 लाख दे रहे हैं, और अगले 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। समझे क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आप ये वेस्ट डिस्पोज करो, हम आपको 150 लाख देंगे। लेकिन अगर आपने ये नई मशीन खरीद ली जिससे आप इन हाउस वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये 150 लाख आपका बच जाएगा अगले 4 सालों में। अगर आप मशीन खरीदते हैं तो फिर तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप खुद ही प्रोसेस करोगे, ठीक है।
The contract can be terminated upon installation of the aforesaid machine on a payment of a compensation of rupees 90 lakh before the processing operation start. लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बात लिखी हुई है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो आपको 90 लाख रुपीस का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। इसमें एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज छुपा हुआ है। एडवांटेज क्या है? अगले 4 सालों तक आपको 150 लाख नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपने आज अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा तो आपको 90 लाख रुपीस कॉन्ट्रैक्टर को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा फॉर वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो क्या ये दोनों नंबर हमारे एनपीवी कैलकुलेशन को इंपैक्ट करेंगे? यस और नो? यस, दीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी, और दीज आर कॉल्ड द साइड इफेक्ट ऑफ द अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट लोगे तो ये फ्यूचर में 150 लाख बचेगा और आज 90 लाख रुपए जाएगा। प्रोजेक्ट की वजह से ये कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा, तो ये आपकी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को इफेक्ट कर रहा है। ये इज इट राइट? बोलो हाँ। दिस कॉम्पेंसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। 90 लाख आप जो पे करेंगे उस पर टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो 150 लाख आपका बच जाएगा उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन आएगा। एक्सपेंडिचर कम होगा तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। ट्रू और फॉल्स? एक्सपेंडिचर अगर मेरा घटेगा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, तो 150 बचेगा, बट उस 150 के बचने की वजह से मुझे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। रिडक्शन इन एक्सपेंस इज इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इंक्रीज इन टैक्सेशन। ओह सर, इतना सोचना पड़ेगा हमको। बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है, पढ़ते पढ़ते मैं थक गया। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 लाख। ये आपका हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट 600 लाख। फिर एट द एंड ऑफ द 4th ईयर मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 लाख। 60 लाख में बेचोगे एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल इज 45 लाख। 60 में बेचोगे और उसके लिए 45 का खर्चा है, तो नेट हमारे हाथ में कितना लगा? मशीन को इंस्टॉल कर लिया आपने, बाद में उसकी डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल पे 45 लाख का खर्चा है, तो नेट सैल्वेज वैल्यू कितना आया? 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना होता है? 15 लाख। 60 आपको मिलेगा, ये आपका रिमूवल का खर्चा है, ये आपके रिमूवल का खर्चा है। रिमूवल मतलब मशीन को हटाना पड़ता है ना, लोगों को बुलाओगे, इंस्टॉल को अनइंस्टॉल करना, डिसमेंटल करना, ट्रक बुलाना, बेचना, भेजना, सब मिला जुला के 45 लाख का खर्चा है। तो मेरे हाथ में कितना नेट कैश बचेगा? 15 लाख। तो आपको 15 लाख से लेना देना है। ओके ओके। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट विल बी ओवर 4 years एज फॉलोस। तो ये आपको उसने पूरा P&L अकाउंट खुद ही बना कर दे दिया है। सेल, मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन भी एज पर इनकम टैक्स रूल खुद ही निकाल कर दे दिया है। तो क्या हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा? बोलो ना हाँ। नहीं नहीं, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मुझे बोलो, कोई सीरियल थोड़ी चल रहा है एक ही चीज को 3 बार जोर जोर से अलग अलग एंगल से। एक पहले कैमरा इधर से दिखाता नहीं, फिर एक कैमरा इधर से, फिर एक ऊपर से, फिर एक हेलीकॉप्टर शॉट, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ गया। उसके बाद इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 60 लाख। अरे कट क्यों हो गया? हाइलाइटर यूज करना है। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 60 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। तो इतना ही वर्किंग कैपिटल लगेगा आपको। 60 लाख रुपीस का स्टॉक रखना मतलब एक तरह से वर्किंग कैपिटल जैसा हो गया है। उसके पश्चात उन्होंने लिखा द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल विल बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 and 3
विल बी 65 लाख। बाद में आप उसका लेवल बढ़ा दोगे, 60 से 165 पे ले जाओगे, फिर 165 पे उसको रखना है, एंड द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी नील, मतलब रिकवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। ईयर 0 में पहले 60 लाख रुपया लगाओगे आप, 60 है ना, हाँ, और ईयर 1 में इसको आपको बढ़ाकर वो 165 करना है, तो और 105 लगेगा। ईयर 2 और 3 में आपको वापस कुछ नहीं करना है, क्योंकि 105 पे 165 पे मेंटेन रहेगा वो। जब मेंटेन रहेगा मतलब एडिशनल कुछ नहीं लगेगा। और लास्ट ईयर में जब आप जाओगे तो ये पूरा रिकवरी हो जाएगी। लास्ट ईयर में रिकवर स्टॉक है ना, लास्ट ईयर में बिक गया तो वापस पैसा आ गया। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का ये आउटफ्लो होगा और ये बाद में लास्ट में इनफ्लो हो जाएगा। The storage of the material will utilize space which will otherwise have been rented out for 30 लाख per annum। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप ये प्रोडक्शन नहीं करते तो आप 30 लाख रुपए रेंट कमा सकते थे, लेकिन यहाँ रेंट का नुकसान हो गया। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर whose transfer to this process will reduce idle time payment of 45 lakh in year 1 and 30 lakh in year 2। ये आपका बेनिफिट है। पहले वर्कर का आइडल टाइम था, उसकी वजह से कॉस्ट लग रहा था, अब वो बच जाएगा। वर्कर को काम मिल गया, बैठ के अब दिन भर वेस्ट प्रोसेस करो, तो आपका एक और फायदा, यानी एक नुकसान हुआ, एक फायदा भी हुआ। जो आप रेंट पे 30 लाख में दे सकते थे वो नहीं दे पाएंगे, तो नुकसान हुआ। लेकिन जो वर्कर को आप आइडल टाइम का पेमेंट कर रहे थे 45 लाख और 30 लाख, वो बच जाएगा आपका। 45 लाख इन ईयर 1 एंड 30 लाख इन ईयर 2। इज इट राइट? कुछ आया क्या? नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड apportionment of general factory overhead except to the extent of insurance charges of rupees 90 lakh per annum payable on this venture। तो आपको यहाँ पर ना एक क्वेश्चन में एक फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, ये जनरल ओवरहेड को उन्होंने एलोकेट किया है, जनरल ओवरहेड को उसने एलोकेट किया है, बट एक्चुअली इसमें इंक्रीमेंटल अमाउंट सिर्फ 90 लाख रुपीज है। इसमें इंक्रीमेंटल अमाउंट कितना है? सिर्फ 90 लाख, बराबर है। तो हम कितना लेंगे? ये पूरा अमाउंट जो यहां दिया हुआ ये लेंगे या सिर्फ 90 लाख रुपीस लेंगे? इंक्रीमेंटल लेंगे। इंक्रीमेंटल कौन सा है? 90। तो ये अमाउंट नहीं लेना आपको, ये अमाउंट नहीं लेना है। इसकी जगह आपको 90 90 90 90 लेना है, इसकी जगह आपको 90 90 90 लेना है। ओके, क्या हम गाड़ी को आगे सरका सकते हैं? बोलो हाँ। फिर लिखा है कंपनी टैक्स रेट इज 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वेरी गुड। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट, ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ओह माय गॉड, जान ले लेंगे क्या छोटे बच्चे की? हाँ जी, है बहुत इजी। अभी मैं करूंगा तो आप बोलेंगे अरे वाह इतना इजी था, इतना इजी, ये मुझे आपने बताया नहीं। रेडी स्टडी गो। पहले लिखेंगे स्टेप 1 CF80, एक्शन CF80। इस बार मैं क्या करूंगा, ईयर 1 2 3 4 यहां लिखूंगा, ताकि मैं जितना लंबा उसको स्ट्रेच करना चाहूं कर सकते हैं कि नहीं। कितने कॉलम लगेंगे मुझे नहीं पता, तो लाइंस कितने भी लगे हमें तो एक के नीचे एक लिखते जाना है कि नहीं। तो कभी कभी क्या बुद्धि लगानी चाहिए कि किस मेथड से आपका एफर्ट कम लगेगा। कुछ भी दिमाग में रिजिडिटी बैठा के नहीं बैठनी है।
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होना पड़ता है, नहीं तो डायनासोर भी नहीं बचे। ओके, change is the only constant. Okay, it is not the hardest, the fastest, strongest who win the race. It is the one who can change will win the race. Point number A. पॉइंट नंबर ए, अब जो क्वेश्चन में लिखा है उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। क्वेश्चन इतना इजी है कि मत पूछो, लेकिन क्या हम इतने सारा डेटा है इस क्वेश्चन में, इतना डेटा है कि कब किसको यूज करना उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले काम करो, सेल्स से स्टार्ट करो। सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है एक टेबल में, बातें कम काम ज़्यादा, हो सके तो बातें बिल्कुल नहीं और काम पूरा। ठीक है, सेल्स आ गया, पहले सिर्फ लिखते जाना है, फिर बाद में लिखना है मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल कंजम्पशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 90। वो जो आपने मटेरियल के ऊपर कुछ लिखा है ना उन्होंने कमेंट, वो बाद में हम एडजस्ट करेंगे मेन पेज पे, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो तो आपको लिखना है, इससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगा। उसके बाद वेजेस पे एक कमेंट है। ओ, वेजेस पे एक कमेंट है, पहले स्क्रीन पे देख लो क्या कमेंट है और फिर समझना। यहाँ लिखा है विच लेबर कॉस्ट इंक्लूड, ये लेबर कॉस्ट जो भी मैं करने जा रहा हूँ वेजेस, include wages of 40 worker whose transfer to this process will reduce idle time payment of 45 lakh in year 1 and 30 lakh in year 2। तो इतने से आपका वेजेस कम हो जाएगा, वेजेस की सेविंग हो गई ना। उस ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस द आइडल टाइम, पहले हम उसको 45 लाख और 30 लाख दे रहे थे, बच गया वो, तो 45 और 30 कम के करके बताना पहला और दूसरा। तो पहला जो है यहाँ पर लिखना 225 माइनस 45, बोलो जी। और दूसरे साल में आपका एक 225 माइनस 30 करना है, 195। बाकी तीसरा और चौथे के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये सेम अमाउंट लेना आपको। समझ में आया, एक एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर डी, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट 120, 135, 162, 210। उसके बाद पॉइंट नंबर ई में लिखना फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, 1 मिनट देखना, ऊपर स्क्रीन पे देखना, मैं हाईलाइट करूंगा उसको देखना। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड except to the extent of insurance charges 90 lakh payable on this venture। ये 90 लाख इंक्रीमेंटल है, बाकी सिर्फ अपोर्शनमेंट है, अपोर्शनमेंट को इग्नोर करेंगे। तो आप यहां पे लिखना इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लिखना है 90 90 90 90। इज इट राइट? अभी रुकना, एक और चीज है, अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आ जाओ। एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट ऑफ 150 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। अगर आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये 150 लाख नहीं लगेगा आपका, तो इससे आपकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो इसको भी हम लिखेंगे सेविंग इन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, सेविंग इन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। अभी आपको एक काम करना है, जो बाकी सारे फिगर्स हैं ना इनको ब्रैकेट में रखना होगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। ये सारे रख दिए। सेविंग इन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कितना है? 150।
ये आपका इनकम को बढ़ाएगा, ये आपकी इनकम को बढ़ाएगा। उसके बाद एक और एडजस्टमेंट है, द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर ₹30 लाख पर एनम। तो ये क्या हो गया, अब आपका जो साइड इफेक्ट हो रहा है ना प्रोजेक्ट का, उसको भी मैं लिख रहा हूं, लिखना लॉस ऑफ रेंट, लॉस ऑफ रेंट ऑन स्टोरेज स्पेस, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, 30, ब्रैकेट में लिखना है 30, 30 हो गया। उसके बाद एक और लाइन लिखेंगे, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल ही दिया हुआ है, तो मुझे उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। 150, 114, प्यारे बच्चों बोलते रहना है, 84, हाँ 63। अब एक बार क्वेश्चन को वापस ऊपर से नीचे तक नज़र घुमा लेते हैं कि कुछ ऐसा आइटम तो नहीं छूट गया जो चारों साल में लगने वाला था। आप बोलेंगे सर वो 90 लाख कॉम्पनसेशन का क्या होगा, वो हम मेन पेज में लिखेंगे जहाँ पर हमें एनपीवी निकालना है। उसके बाद 600 रुपया जो कॉस्ट है वो भी मेन पेज पे जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी मेन पेज पे जाएगा, सैल्वेज वैल्यू भी मेन पेज पर हम लिखेंगे, और उसके नीचे बाकी सब हमने कर दिया है, बाकी सब हमने कर दिया। क्लोज करने के पहले हमेशा क्या करना है, एक बार चेक कर लेना कि सब कुछ आ गया। जो फर्स्ट या लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो उसको मैं बाद में लिखूंगा अलग आंसर में। तो अभी आपको लिखना है पीबीटी, एक लाइन ड्रॉ करो और पीबीटी निकालो, पीबीटी निकाल लेना। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन क्या कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिखना A2I, A2I का मतलब ऊपर के सारे नंबर का नेट इफेक्ट। फोर फाइव सिक्स आ रहा है क्या, 456 आ रहा है, फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, फोर फाइव सिक्स। एनीबडी नेक्स्ट कॉलम, प्लीज नेक्स्ट कॉलम बताना। एवरीबडी ट्राई द सेकेंड कॉलम, आराम से आराम से। गलती करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, टोटल तो आपको ही करना है। एनीबडी सेकेंड, 432 आ रहा है, 432। ओके नेक्स्ट बोल, 55, 558, 528, 528, 456, 456 आ गया। के लिखना, टैक्स, टैक्स रेट देखना कितना है, टैक्स रेट 30% है। हाँ जी, पहले नंबर को 0.30 इंटू 456 करो, 0.30 इंटू 456, 0.30 इंटू 456, एक मिनट, 136.8 आ रहा है। ओके इसको ब्रैकेट में रखो, नेक्स्ट वन बोलना, 129.6, नंबर टाइप करो, इक्वल टू प्रेस करो, आ जाएगा 158.4 एंड 136.8। अभी आपको लिखना है यहाँ पे CF80, तो क्या करेंगे, J माइनस के प्लस आई, J माइनस के प्लस आई, PBT माइनस टैक्स करेंगे, पैट आ जाएगा, और उसमें
ये जो डेप्रीशिएशन है वो नॉन कैश आइटम है। ये तीनों नंबर अभी आपको यूज करना है आराम से, शांति से बोलो। 469.2, ओके 469.2, 416.4, ओके 416, 453.6, 453.6, yes, come on, you are doing a good job. 382.2, वेरी गुड, 382.2। तो एक ये वर्किंग मेन रहता है अपने। कैसे करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको लिखना है, एक बार होने के बाद बिफोर यू टेक टोटल वापस क्वेश्चन में देखना है कि कुछ छूट छाट तो नहीं गया, ठीक है। अब क्या करना, मेन पेज बनाना जहां पर आपको एनपीवी निकालना है। तो स्टेप नंबर 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। फर्स्ट कॉलम में लिखना ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, रुपीज इन लैक्स ऊपर में, पीवी फैक्टर क्या रेट दिया हुआ है, पीवी फैक्टर का 14%, वैसे क्वेश्चन में फैक्टर दिया हुआ है। और लास्ट कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू। तो ये फैक्ट फॉर्मेट से आपको समझ में भी आएगा। अब इसमें आपको वो जो नहीं लिखा है कुछ कुछ आइटम वो भी यहाँ पर ले आना है। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 0 में आपका कॉस्ट ऑफ मशीन, ईयर 0 में आपने एक मशीन परचेस की है जिसकी कीमत 600 है। ईयर 0 में आपको वर्किंग कैपिटल भी लगेगा। वर्किंग कैपिटल में क्या लगेगा, मटेरियल, स्टॉक। वर्किंग कैपिटल यानी स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, यही सब होता है। तो पहले आपको स्टार्टिंग में 60 लगेगा, लेकिन ईयर 1 में एक लाइन छोड़ना, पहले एक लाइन छोड़ के यहाँ ईयर 1 लिखना, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा। जैसे आप ईयर 1 में जाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़कर हो गई है 165, याद है क्या 165। तो आपको 165 नहीं लिखना है, 165 माइनस 60 यानी एडिशनल आपको 105 लगेगा। और उसके अलावा ईयर 0 में ना वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था उसका एक कॉम्पेंसेशन लगेगा, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉम्पेंसेशन टू कॉन्ट्रैक्टर कितना 90। इसका टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। पॉइंट नंबर, अब लिखना ईयर 1 2 3 4 एक बार फिर से, और यहां पर हम लिखेंगे CF80, CF80। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टेप 1 में लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम नहीं सॉरी लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। हाँ देख देख कर बताना। एक है 469.2, 469.2, 416.4, 453.6, 382.2। उसके बाद ईयर 4 में वर्किंग कैपिटल रिकवरी, वर्किंग कैपिटल रिकवरी, ये आपका 60 प्लस 105। टोटल जो आपने वर्किंग कैपिटल में 2 बार पैसे डाले हैं वो 165 रिकवर हो जाएगा। और ईयर 4 में सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू 60 मिलेगा, लेकिन 45 तो उसको डिसमेंटलिंग में ही चला जाएगा, तो 15 बचेगा। ईयर 5 में 15 बचेगा। तो हमने सब कुछ लिख लिया। अब आप क्वेश्चन को देखोगे तो हमने सब कवर कर लिया है। इज इट राइट?
उसके बाद क्या करना अच्छे बच्चों को, फैक्टर इंस्टीट्यूट ने जो दे रखा है ना उसको लेना है। तो ईयर 0 का तो आप 111, ईयर 1 का 0.877 दो बार लिखना है, ईयर 2 को लिखना है 0.769, 0.674 और 0.592, 0.592 तीन बार लिखना है, 0.592। चौथे साल के लिए 0.592 लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपका 600 हो गया, 60, 90। आगे आपका कैलकुलेशन ठीक से करना पड़ेगा। 105 इंटू 0.877 करना है, ब्रैकेट में लिखना 92.085, मेमोरी माइनस में डाल दो उसको। उसके बाद 462.2 इंटू 0.877 अगेन इक्वल टू मेमोरी प्लस कितना, ये 405.35 करीब कुछ आ रहा है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 405.35 आ रहा है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये वाला गलत है क्या जो मैंने लिखा है? एक मिनट वापस चेक करते हैं। 469.2 इंटू 0.877, 411 अभी ठीक है, 411.488 समथिंग। नेक्स्ट बोलना, आप ही लोग बोलो अभी। 320.21, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलना 305.73, 305.73 है, बोलना हाँ। ओके, 226.26। उसके बाद 97.68 मेमोरी प्लस यूज कर रहे हैं। एक और लास्ट बस 8.88 मेमोरी प्लस यूज करना, और जितने भी आपने ये नेगेटिव है उसको भी हटा दो, उसको भी हटाकर बताओ फाइनली अभी टोटल क्या आया। ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू चेक करना, देख कर मत बोलना, कैलकुलेटर पे दिखाओ। हाँ बराबर 528.16। तो इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने योग्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों ने 528.16 कर लिया। पहले आप नीचे लिखना एडवाइस, जाने के पहले एक एडवाइस देकर जाओ। एडवाइस, ज्ञान बांटो। द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल बिकॉज the NPV is positive, because the NPV is positive, positive NPV increases the wealth of the shareholder, positive NPV increases the wealth of the shareholder, positive NPV increases the wealth of the shareholder। फिर एक नोट लिखना नीचे, नोट कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी has been ignored, has been ignored, has been ignored। ठीक है, now this answer is
over. Now we'll continue tomorrow. See you tomorrow at same time. Okay. So don't be absent. Tomorrow we'll take very, very important questions. So thank you. Bye bye. Take care.